Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss another part of accounting and auditing. So इससे previous lectures में आप लोगों ने accounting के पूरे कॉन्सेप्ट्स और ऑडिटिंग के एक पार्ट को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही एक या दो पार्ट को डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर किया है. नाउ टुडेज टॉपिक इज वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स. असेट्स की वेरिफिकेशन कैसे की जाएगी उनके बारे में हम डिस्कशन करनी है. तो वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स का मतलब है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग असेट्स हैं आपकी कंपनी के अंदर, उनकी वेरिफिकेशन करनी, चेक करना, एक्चुअल में चेक करना कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आपके असेट्स हैं वो किसकी ऑनरशिप के बेसिस पे है, उनका कंट्रोल कहाँ पे है और उनमें कुछ चेंजेस वगैरह तो नहीं आए. तो ये सब जो चेक करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स. सो बेसिकली इसमें वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स इज द ऑडिटर चेक. ऑडिटर क्या करेगा? चेक करेगा ऑनरशिप. ऑनरशिप को चेक करेगा. ऑनरशिप का मतलब क्या होता है कि किसके नाम पे ये असेट है. ऑनरशिप, पोजीशन एंड एग्जिस्टिंग ऑफ असेट्स. फॉर दीज वेरिफिकेशन और इन वेरिफिकेशन के लिए जो ऑडिटर है माइट नीड हेल्प फ्रॉम, जो ऑडिटर है वो एक्सपर्ट की हेल्प भी ले सकता है इसके लिए, फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, टू इंश्योर, ये देखने के लिए, द वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स. असेट्स को चेक करना और असेट्स को वेरीफाई करना. वैल्यूएशन का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट कैलकुलेट करना, और वेरिफिकेशन का मतलब होता है चेक करना कि एक्चुअल में जो दे रखा है वही है ना, रियलिटी. ठीक है, तो अमाउंट की टर्म्स में जब आप चेक करते हो दैट इज द वैल्यूएशन, और जो गिवन होता है वहां पे वेरीफाई करना, टैली करना, यू कैन से, इज नोन एज द वेरिफिकेशन. इसका एक डिफरेंशिएशन पॉइंट डिस्कस करेंगे इन डिटेल. नाउ फ्यू पॉइंट फीचर्स जो है वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स के डिस्कस करते हैं. जो वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग असेट्स, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है असेट्स, उसमें कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं आए, है ना, इन सब की जब चेकिंग करते हैं तो हम कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग असेट. इस मेथड के अंदर जो ऑडिटर है वो कोशिश करता है फाइंड आउट चेंजेस. चेंजेस का मतलब कितना फर्क पड़ा. ठीक है, चेंजेस को आइडेंटिफाई करते हैं असेट्स में कि कितने असेट्स थे, हाउ मेनी असेट्स इन द कंपनी. पहले पहले कंपनी में कितने असेट्स थे, हाउ मेनी असेट्स आर देयर इन द कंपनी, एंड नाउ प्रेजेंट सिनेरियो में कितने असेट्स हैं. दिस मेथड हेल्प्स द कंपनी, ये कंपनी को मदद करता है कि कंपनी में एक्चुअल में प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है ऑफ द कंपनी बाय कंपेयरिंग द असेट्स फ्रॉम बिफोर. बिफोर मतलब पहले से कितना आपने कन्वर्ट किया उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. वैल्यूएबल एसेट्स, वैल्यूएबल एसेट्स मैंने आपको बता दिया. These are the assets that help the company grow and perform efficiently. कंपनी को ग्रो करने के लिए, कंपनी को अच्छा परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, असेट्स की कैलकुलेशन करते हैं. अंडर दिस मेथड वैल्यूएबल असेट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ आर फाउंड. ग्रोथ देखते हैं कि कितनी ग्रोथ आ रही है. तो हमने दो पॉइंट को स्टडी किया, दैट इज द वेरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग असेट और वैल्यूएशन ऑफ असेट्स. इनके डिस्कशन हम करते हैं किसमें, जब हम वेरिफिकेशन करते हैं. नाउ द अथॉरिटी ऑफ एग्जिस्टेंस. अथॉरिटी ऑफ एग्जिस्टेंस किससे रिलेट करता है कि मेरी जो असेट है वो एक्चुअल में किस, ऑनर कौन है उसका, ऑनर एंड द लीगल राइट टू यूज. जैसे कि क्या होता है, जब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, लीजिंग वगैरह पढ़ रखा होगा, तो लीजिंग का क्या होता है, जो डिस्कशन वाला पॉइंट होता है उसमें क्या बेसिकली हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ऑनर कोई और होता है और जो असेट को यूज कर रहा है वो कोई और होता है. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है, ये वेरीफाई करना है कि ऑनर कौन है, एक्चुअल में यूज कौन कर रहा है असेट्स को, असेट को कंट्रोल कौन कर रहा है. इस मेथड के अंदर असेट्स आर वेरीफाइड एंड रिगार्डेड एज, यहाँ पे असेट्स को वेरीफाई किया जाता है और रिगार्ड किया जाता है कि वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड हैं. लीगली रिकॉग्नाइज का मतलब कोई भी वहाँ पे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लीगल सिनेरियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीड के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, टू शो दैट असेट्स इज लीगली ओन्ड. क्योंकि देखो, जब हमने अभी कौन सी बात करी मैंने,
हायर परचेज या मैं बोलती हूँ लीज, है ना। लीज में हम लोग बात करते हैं एक ऑपरेटिंग लीज की और एक फाइनेंसिंग लीज की। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो ऑनर होता है वो कोई और होता है और जो यूज कर रहा होता है वो कोई और होता है। ऑपरेटिंग शॉर्ट टर्म लीज होती है और फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म लीज होती है। तो इसी के बेसिस पे आप जज करते हो कि आपका ऑनर कौन है, लीगली ओन किसके द्वारा हो रहा है और लीगली यूज कौन कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन हैज कंप्लीट कंट्रोल टू यूज, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास पूरा हक होता है कि वो उसको इस्तेमाल करे असेट्स एंड डिराइव बेनिफिट फ्रॉम दीज, और उससे अपने बेनिफिट्स को कैलकुलेट कर सके। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स फॉर वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक है एक्यूरेट एंड फेयर व्यू, बिल्कुल सटीक अमाउंट में एक्यूरेट, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए in terms of amount, in terms of credit debit transaction, in terms of any omission, कोई भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज मदद करती है डिपिक्ट करने में, अंदाजा लगाने में एक्यूरेट एंड फेयर व्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज थ्रू वेरियस मेथड्स ऑफ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के कई सारे मेथड से हमें एक्चुअल में विदाउट एनी एरर ये पता चलता है कि असेट्स की कितनी वैल्यू है और लायबिलिटीज की कितनी वैल्यू है। एक्यूरेसी इन टर्म्स ऑफ अमाउंट जो मोस्ट क्रूशियल ऑब्जेक्टिव है वेरिफिकेशन का असेट्स में, वो ये है कि आप असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को फाइंड आउट करो। इज टू फाइंड आउट द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर वैलिड। ये देखना कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको कंपनी दे रही है क्या वो ठीक है, क्या उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, आर दैट रिलायबल वैलिड, ठीक है, विच कंपनी कैन यूज बाय द स्टेक होल्डर, क्योंकि स्टेक होल्डर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे ही अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे इसीलिए। नाउ एग्जिस्टेंस एंड पोजीशन का क्या मतलब होता है? कंट्रोल कौन कर रहा है, ओन कौन कर रहा है आपके प्रोजेक्ट को। नाउ अंडर दिस प्रोसेस जो बिजनेस है वो ट्राई आउट करता है टू फाइंड आउट वेदर द असेट्स एंड लायबिलिटीज प्रेजेंट इन द फाइनेंशियल पोजीशन एग्जिस्ट। इफ दे आर, मतलब जो भी असेट्स लायबिलिटीज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और अगर वो एग्जिट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं मतलब हैं, असेट्स और लायबिलिटीज हैं आपकी बैलेंस शीट में प्रेजेंट सिनेरियो में, तो वो किसके नाम पे है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे है या ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे नहीं है। फ्रॉड और इरेगुलरिटी का पता चल जाता है जब मैं असेट्स को वेरीफाई कर लेती हूँ। अगर इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड एंड इरेगुलरिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसको हम डिटेक्ट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे पूरी प्रोसेस में। पूरी प्रोसेस में फाइंड आउट करना और उसको एनालाइज करना, तो आप क्या कर पाओगे, फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ऐसा तो नहीं है कि जो चेक बेसिस पे हो रहा है वो रेगुलर है, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, तो वहां से भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएशन होती है। नाउ द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, आप कहीं ना कहीं मैथ्स की टर्म्स में जो कैलकुलेटिव पार्ट होता है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो वेरिफिकेशन में हम ये चेक करेंगे कि इतनी कैलकुलेशंस दे रखी है, क्या ये कैलकुलेटिव पार्ट तो कहीं गलत नहीं है। अंडर दिस प्रोसेस द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल एरर, नहीं होना चाहिए, एंड द बैलेंस शीट रिगार्डिंग द असेट्स एंड लायबिलिटीज। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑनरशिप के बारे में बात करेंगे। ऑनरशिप किस, कौन उसको ओन कर रहा है, आपके असेट्स लायबिलिटीज बिजनेस में दे रखे हैं, उसको ओन कौन कर रहा है। ownership and title of the assets verification are like who is actual owner, actually में owner कौन है of those assets in whose name these are found under this process। डिस्क्लोजर जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सारी स्टेटमेंट्स को आप जाहिर करोगे, दिखाओगे, ठीक है। ऐसे नहीं है सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है, बट द मटेरियल things you have to be disclosed। Now important and related information about the assets and liabilities is disclosed in financial statement, जैसे कि amount, period and risk
इन्वॉल्व इन दीज लायबिलिटीज, इस लायबिलिटीज के अंदर क्या होता है, कितना रिस्क वगैरह है, कितनी अमाउंट पीरियड रहेगा, ये सब आ जाता है आपका इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो दैट इज द प्रिंसिपल और वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। वेरिफिकेशन की जाती है किस किस के लिए, ऑनरशिप के लिए, पोजीशन के लिए, टाइटल, असेट्स एंड लायबिलिटीज। नेक्स्ट इज इंश्योर, ये देखना कि जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज है वो ठीक तरीके से आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डेड है या नहीं, कोई ओमिशन तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, जो मेथड आप यूज कर रहे हो वो मेथड बिल्कुल ठीक है कि नहीं है, ये सब हम चेक करते हैं जब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। And disclosed in compliance with the accounting standard and other rules and regulation. The company's method, जो कंपनी का मेथड होता है चेक करने का, वेरिफिकेशन का, वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी मस्ट बी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए मेथड आप चेंज कर लो। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन टाइप ऑफ मेथड, डेप्रिसिएशन में हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, आइदर वी यूज द स्ट्रेट लाइन मेथड और वी यूज the written down value method. So we have to use the same type of method throughout the journey. तो कोशिश यही करनी चाहिए कि एक ही टाइप का मेथड को यूज करो। अगर कोई कंटिजेंसी या कोई प्रॉब्लम है तो आप डिफरेंट टाइप का मेथड यूज कर सकते हो, बट आपको मोस्ट प्रोबेबली कोशिश यही करनी चाहिए कि एक ही मेथड रहे। नाउ वेरिफिकेशन कैसे की जाती है, डन फॉर द असेट्स एंड लायबिलिटीज इन द कंपनीज बैलेंस शीट, करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इज डन। आप बिल्कुल ठीक अमाउंट में असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन करोगे। वेरीफाई द लोन ऑन द कंपनी टू कैलकुलेट द चार्जेस ऑन द कंपनी, ये देखना वेरीफाई द लोन ऑन द कंपनी, कंपनी के ऊपर कितना लोन है, कितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, ये भी देखना आपका वेरिफिकेशन का ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। वेरीफाई द लोन ऑफ द कंपनी टू कैलकुलेट द चार्जेस ऑन द कंपनी, कंपनी के अंदर चार्जेस को अप्लाई करने का भी काम इसका ही रहता है। तो ये क्या है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिफिकेशन। नाउ बुक वैल्यू, दीज आर सम मेथड्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यूएशन के लिए। असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन के लिए हम कई सारे मेथड का यूज करते हैं, जैसे बुक वैल्यू मेथड कौन सा होता है, जब हम असेट्स में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो आपका बुक वैल्यू कैलकुलेट होता है। This method, the assets value is written down in the company's book of accounts after deducting the depreciation, depreciation को deduct करने के बाद। Now market value क्या होती है, ये जो मेथड होता है ये कैलकुलेट करता है द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज बेस्ड ऑन द करंट मार्केट वैल्यू और द फेयर असेट्स एंड लायबिलिटीज, जो एक्चुअल में करंट सिनेरियो में मार्केट वैल्यू चल रही होती है, जो करंट में आपकी वैल्यू चल रही है मार्केट के अंदर, उसी को हम मार्केट वैल्यू कंसिडर करते हैं। रिप्लेसमेंट वैल्यू, आप देखोगे कि आपका सेम टाइप का कॉम्पिटिटर उस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू डिजर्व करता है सेम टाइप का कॉम्पिटिटर के बेसिस पे, तो उसको कहलाया जाता है रिप्लेसमेंट वैल्यू। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड को इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द असेट्स विद सिमिलर असेट्स एट द करंट मार्केट प्राइस। ये जो मेथड होते हैं ये यूज किए जाते हैं असेट्स को यूज करने के लिए, असेट्स को वैल्यू करने के लिए, जो कि यूनिक भी होता है और डिफिकल्ट टू वैल्यू होता है, क्योंकि कभी कभी आप कंपेयर नहीं कर पाते हो वैल्यू को कॉम्पिटिटर की वैल्यू के साथ, तब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये तो आप समझ गए होंगे, जो कि हिस्ट्री के बेसिस पे होता है, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसके बेसिस पे होता है। तो हिस्टोरिकल मेथड, द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज कैलकुलेट की जाती है ओरिजिनल कॉस्ट के बेसिस पे, लेकिन बट द चेंजेस इन द मार्केट कंडीशन एंड देयर इफेक्ट वो रिकॉर्ड ही नहीं होगी। रिकॉर्ड क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम ओरिजिनल मेथड के बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं डेटास को।
स्क्रैप वैल्यू मेथड, जो कि वैल्यू यूज नहीं होती, जो बच जाती है इन टर्म्स ऑफ कंपनी, वो वैल्यू आपकी स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। जैसे कि मान लो असेट्स को आपने यूज कर लिया, 1 लाख रुपए वैल्यू थी, 1 लाख को आपने यूज कर लिया 5 साल तक। अब जब आप उसको सेल कर रहे हो, ऐसी कबाड़ी में बेच रहे हो, तो वो उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू मिल रही है 5000 रुपीज। तो जो 5000 रुपीज है, जो कि बिल्कुल निल हो गई है उसकी वैल्यू, तो वो कहलाती है स्क्रैप वैल्यू। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, दिस मेथड इज यूज्ड बाय द कंपनी, ये मेथड यूज किया जाता है कंपनी के द्वारा असेट्स को वैल्यू करने के लिए। दोज असेट्स वो असेट्स को इस्तेमाल करेंगे विच द कंपनी डज नॉट यूज, कंपनी इस्तेमाल नहीं करती, एंड द कंपनी वांट टू सेल, कंपनी क्या कर रही है, बेच रही है, सेल कर रही है, दोज असेट्स एट वेरी लो प्राइस। मैंने आपको एग्जाम्पल इसका समझा दिया। नाउ अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड कौन सा होता है, जहां पे आप ऐसा देखो, मेथड को समझना इस कॉन्सेप्ट को, जैसे कि आप लोन वगैरह लेते हो, तो अगर आप लोन वगैरह को पे अप नहीं कर पा रहे हो, या उसकी इंटरेस्ट अमाउंट को, इंटरेस्ट इज द कॉस्ट, तो उनको नहीं पे कर पाते, या उनकी कॉस्ट को ही अमोर्टाइज्ड कॉस्ट बोलते हैं। This method is used to value the company's liabilities on the cost of borrowing, बोरिंग कॉस्ट के ऊपर, इंक्लूडिंग, अब बोरिंग कॉस्ट क्योंकि मैंने बोरो किया है, अब मुझे उसके ऊपर कॉस्ट देनी पड़ेगी ना आपको, एंड अदर फीस ओवर द लाइफ ऑफ द लोन। ये जो मेथड होता है ये मेनली इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के ऊपर, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड बॉन्ड्स, क्योंकि आपने जो लोन दे रखा है उसके ऊपर आपको कोई कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, तो दैट विल बी द amortized कॉस्ट। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, बट इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ डाउट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जैसे कि हम लोग ने प्रेजेंट वैल्यू को, जब हम फ्यूचर में या फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं, it is used for valuing long term assets like investment and consider, जहाँ पे टाइम वैल्यू को एक important फैक्टर कंसिडर किया जाता है, and the expected future growth, जहाँ पे हम expected future growth को कैलकुलेट करते हैं, तो वो कहलाता है आपका discounted cash flows। Now this is the comparison chart, ये बहुत important है आप लोगों के लिए, 1 मिनट के लिए इसे go through करो and then I will explain the whole thing। जल्दी से ओके, गो थ्रू कर लिया। नाउ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन में कुछ डिफरेंसेस आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको एक्सप्लेन करेंगे। मीनिंग की बात करूं तो वेरिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे एक ऑडिटर क्या करता है, चेक करता है। चेक करने का मतलब ऑलरेडी कोई चीज दे रखी है उससे कंपेयर करना, चेक करता है वेदर द असेट्स डिस्प्लेड इन द बैलेंस शीट एग्जिस्ट इन द नेम ऑफ द बिजनेस, मतलब जो बैलेंस शीट में आपकी असेट्स दे रखी है, क्या वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है या किसी और के नाम से है। ठीक है, किसके नाम से है उसकी एग्जिस्टेंस को चेक किया जाता है, नाम को चेक किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, क्या चेक करते हैं हम, चेक करते हैं कि वो किस नाम से है, ऑनर नेम, ऑनर्स नेम। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो इट कंफर्म, वो ये भी कंफर्म करता है वेदर दे एग्जिट इन रियलिटी और नॉट। दे तो आपने बैलेंस शीट में दे तो रखा है, लेकिन एक्चुअल में वो एसेट है भी आपके पास कि नहीं, रियलिटी को चेक करता है, और नॉट वेदर देयर इज अ चार्ज ऑन देम, और हो सकता है कि आपने लिखा तो हो ये दिखाने के लिए कि हमारे पास देखो कितने सारे एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह कैसी है, लेकिन बाद में उसके लिए प्रॉब्लम हो आपके लिए। ठीक है, तो एक तो चेक करना कि ऑनर का नेम है, रियल में वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, एंड उस पर कोई चार्ज तो नहीं है। तो ये तीनों चीजें चेक की जाती हैं वेरिफिकेशन में। जबकि वैल्यूएशन का क्या काम होता है, वैल्यूएशन इज द एग्जामिनेशन, ये भी चेक कर रहा है क्या,
एक्चुअल वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज, मैंने बोला था ना अमाउंट को चेक करता है, ऑफ द एंटरप्राइज एज डिपिक्टेड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो अमाउंट दे रखी है क्या वो एक्चुअल में उतने का है या नहीं। 1 लाख रुपीज दे रखी है तो क्या एक्चुअल में वो 1 लाख का है या नहीं, ये डिपिक्ट करना आपका वैल्यूएशन का पार्ट होता है। नाउ टाइम, टाइम क्या है, ये आपका एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर लास्ट में कैलकुलेट होता है, लेकिन जो अमाउंट है आपको वो डेली बेसिस पे, पीरियोडिकली बेसिस पे आपको वैल्यू करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो वैल्यूएशन है, ठीक है। इट टेक प्लेस फॉर द होल ईयर ट्रांजेक्शन, होल ईयर के लिए आपको करना पड़ता है। नाउ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू चेक द एग्जिस्टेंस, ये चेक करना, क्या चेक करना, एग्जिस्टेंस, किसकी ऑनरशिप है, किसकी पोजीशन है, ये अगेन चेक करना कि ऑनर का नाम है या नहीं, रियलिटी में वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। और यहाँ पे ये फाइंड आउट करना होता है, इसका मेन जो मकसद है वो ये फाइंड आउट करना होता है कि जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से ये क्या हो रहा है, इसकी रियल वैल्यू है या नहीं। रियल वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एज पर द GAAP जनरल एग्रीमेंट, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ना हु परफॉर्म्स चेक, कौन करेगा, यहाँ पे तो ऑडिटर करेगा आपका, यहाँ पे कौन करेगा, मैनेजमेंट, क्योंकि ये एक आपका इंटरनली और कंसिडर किया जाता है डेली बेसिस पे। नेक्स्ट, उसके बाद एडवाइस, एडवाइस की बात करते हो आप, द ऑडिटर डज नॉट सीक एक्सटर्नल सपोर्ट फॉर वेरिफिकेशन। यहाँ पे एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत नहीं होती क्योंकि जो ऑडिटर है वो बिल्कुल नया पर्सन है, कोई भी ऐसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जबकि ऑडिटर में सीक एडवाइस, यहाँ पे वैल्यूएशन के लिए जो ऑडिटर है वो क्या कर रहा है, एडवाइस ले रहा है, किससे, वैल्यूअर से, जो वैल्यूएशन कर रहा है सामने वाले से, एक एक्सपर्ट को बुला के ये देख रहा है कि एक्चुअल में ये आपकी 1 लाख की वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ठीक है, तो वो एडवाइस ले रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई एडवाइस की जरूरत नहीं है, बेसिक क्या है, ये फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, और ये एस्टिमेशन है, अजम्पशन के बेसिस पे होती है। ना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करूं, प्रूफ की बात करूं, तो यहाँ पे टाइटल डीड, रिसिप्ट, टाइटल डीड क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम ऑनरशिप की बात कर रहे हैं बच्चों, समझ रहे हो। रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट की बात हो रही है, और यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफर्ड बाय ऑनर्स, डायरेक्टर्स और एक्सपर्ट, यहाँ पे सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि हाँ एक्चुअल में ये चीज इतने की दिख रही है, तो एक्चुअल में इतनी की है या नहीं। परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, किस तरीके का काम हो रहा है, वर्क इज परफॉर्म्ड बाय एन ऑडिटर और हिज स्टाफ, कौन परफॉर्म करेगा काम, या तो ऑडिटर करेगा या उसका स्टाफ करेगा, और यहाँ पे वर्क को परफॉर्म किया जाएगा किसके द्वारा, क्लाइंट, क्लाइंट का स्टाफ करेगा, लेकिन टेस्ट करेगा ऑडिटर और उसका स्टाफ। तो मतलब यहाँ पे अगर काम करने की बात करूं तो ऑडिटर काम करेगा या उसका स्टाफ काम करेगा, यहाँ पे ऑडिटर, यहाँ पे क्लाइंट का स्टाफ काम करेगा, लेकिन उसको वेरीफाई चेक करेगा ऑडिटर या उसका स्टाफ। गारंटी बाय ऑडिटर, जो ऑडिटर गारंटी करता है वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, कि हाँ मैंने वेरीफाई किया है, मैंने चेक किया है इन असेट्स को, लायबिलिटीज को, जबकि ऑडिटर कोई गारंटी नहीं करता उसकी एक्यूरेसी के लिए, कि एक्चुअल में अगर 1 लाख का एक्सपर्ट ने बताया मुझे ये 1 लाख का है, तो मैं कोई गारंटी नहीं कर रहा वैल्यूएशन के ऊपर ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। नेक्स्ट इज, यहाँ पे नेचर की बात करूं तो ये ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे है। ऑब्जेक्टिव मींस यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटाज वगैरह, यहाँ पे फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन है, और ये सब्जेक्टिव है क्योंकि ये ओपिनियन के बेसिस पे है। एंड देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पार्ट है इसको कंसिडर करते हैं, वेट, सीक्वेंस। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो ये सेकेंड सीक्वेंस में कंसिडर किया जाता है, और ये आपका होगा फर्स्ट सीक्वेंस के अंदर,
ठीक है, ये सेकंड सीक्वेंस में कंसिडर किया जाता है और ये फर्स्ट सीक्वेंस में कवर किया जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट, यहाँ पे हम लोगों ने सारी डिस्कशन कर ली है। आपके यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट स्टार्ट है, तो यहाँ पे सारी डिस्कशन हो गई है आपकी किससे रिलेटेड। जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, उसको हमने डिटेल में स्टडी कर लिया है। इवन स्टडी के अलावा हमने इसके डिफरेंशिएशन को भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया और इसकी डेफिनेशन, इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, सब कुछ डिस्कस कर लिया। तो ये आपके ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉस्ट ऑडिट वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर वीडियो से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, और आपको इसी तरीके के कोई और टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट हो तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैम इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, इनके पीवाईज क्यूज की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।